स्टूडेंट्स क्लास 9th आप कैसे हो। तो मैं आपका सर शफकत सर हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे या स्कूल के रिक्वेस्ट पे मैंने आप लोगों के जो 4 चैप्टर्स है वो कंप्लीट किए हैं जियोग्राफी के। तो आज मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन सेकंड है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो हमारा पार्ट सेकंड है मैन मेड डिज़ास्टर्स, उसी के ऊपर आज बात होगी। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स तो पहले आप लोगों का क्लियर हो चुका है। तो आज मैन मेड डिज़ास्टर्स है। तो मैन मेड डिज़ास्टर इज़ द सेकंड टाइप ऑफ डिज़ास्टर। तो इस मैन मेड डिज़ास्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो डिज़ास्टर आपको पता ही है। तो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्म डिज़ास्टर, तो डिज़ास्टर इज़ ए फिनोमेना तो व्हेन both environment as well as human beings are victimized by any calamity, whether that calamity is in the form of natural or artificial, तो we can call that disaster। तो उर्दू में मैं आपको सिखाऊंगा। तो डिज़ास्टर का मतलब होता है वो फिनोमेना या वो प्रोसेस जब ह्यूमन बींग्स या एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो, तबाह हो, या उन पे बैड इफेक्ट पड़े, एडवर्स इफेक्ट पड़े किसी भी कुदरती आफत या इंसानी आफत की वजह से। कुदरती आफत में भी इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, में भी इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड, या में भी इन द फॉर्म ऑफ स्नो एवलेज। और जो आर्टिफिशियल यहाँ पे आफत है वो हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ फायर, या वो कभी हो सकती है लीकेज ऑफ एनी टॉक्सिक गैस या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बाकी चीज़ें। तो वी कैन कॉल देम एज व्हाट आर्टिफिशियल डिजास्टर्स। नाउ मैन मेड डिजास्टर्स में हमें पहला टॉपिक जो है दैट इज केमिकल डिजास्टर। व्हाट इज केमिकल डिजास्टर? तो केमिकल डिजास्टर की जब बात करते हैं तो बाय केमिकल डिजास्टर हमें अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ वन और मोर hazardous substances which could harm humans and environment is called chemical disaster। chemical disaster हम उससे कहते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं जब अनइंटेंशनल, वो कोई गरज से नहीं बल्कि एक्सीडेंटली जब रिलीज हो जाए एक या एक से ज़्यादा तबाहकुन गैसेस किसी प्लांट से, और बाद में वो हार्म करे ह्यूमंस को और एनवायरनमेंट को, तो हम उसे कहते हैं केमिकल डिजास्टर। जैसे कि आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। तो उस 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी में गैस लीकेज की वजह से क्या हुआ था, काफ़ी लोगों की जान गई थी। तो उससे नाम दिया गया था केमिकल डिजास्टर। मैं आपको आज भी एक एग्जांपल दूंगा कि कुछ डेज पहले इंडिया में जब महाराष्ट्र जो है वहाँ पे विशाखापट्टनम एक जगह है, विशाखापट्टनम में जब लॉकडाउन के बाद फिर से गैस प्लांट्स को स्टार्ट करने की कोशिश की गई, तो वहाँ पे गैस लीकेजेस की वजह से मोर देन 20 पीपल की डेथ हो गई थी। तो दैट वाज इट्स व्हाट, दैट वाज आल्सो chemical disaster। So what is chemical disaster? It is simply unintentional release of one or more hazardous substances which could harm human and environment is called a chemical disaster। And the best example of chemical disaster is Bhopal gas tragedy of 1984। Now we have the second type of disaster, that is fire। Fire may be in the form of natural fire and sometimes it may be in the form of आर्टिफिशियल फायर। जैसे नेचुरल फायर होता है जो जंगलों में आग लगती है, तो मोस्टली वो नेचुरल फायर की वजह से भी लगता है, या कभी कभार उसमें ह्यूमन हैंड भी इन्वॉल्व होता है। बाकी जो शॉर्ट सर्किट्स की वजह से जो घरों में फायर लगते हैं, तो या कभी कभार इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, उन्हें हम कैसे मैन मेड फायर्स। अब नेचुरल फायर आपको एक चैप्टर सिलेबस में तो नेचुरल फायर के एग्जांपल्स आपको देने हैं। तो नेचुरल फायर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फायर दैट मोस्टली सीन इन फॉरेस्ट एरियाज। तो आपको दो एग्जांपल्स देने, दो मेसू नेचुरल फायर्स। एक था 2018 जो मेसू फायर बांडीपोरा के जंगलों में लगा था, तो वो आपको याद रखना होगा। उसके बाद था 2007 में तनपाल फॉरेस्ट्स में लगा था, जहाँ पे 50 हेक्टेयर डिस्ट्रॉय हुए थे इस फायर की वजह से। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फायर्स ऑफ J&K। So 2018 and 2007। Now tomorrow you will be asked what is the difference between natural fire and what is the difference and artificial fire। तो natural fire is that type of fire in which least intervention of human hand is available, and mostly the fire took place by any natural calamity, may be in the form of lightning कभी कभार हो जाती है, जिसे हम ग्रेज और जो आसमान से थंडरिंग, उसके बाद जो लाइटिंग होती है, लाइटिंग की वजह से भी कभी कभार नेचुरल फायर लगता है। और आर्टिफिशियल फायर की तो आप हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स दे सकते हो जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फायर के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक्सीडेंट। देखो एक्सीडेंट इट इज़ वेरी बर्निंग इशू इन कंटेम्पोररी सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी। सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू अगर जो है वो है एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो
ये एक्सीडेंट जो है तो इसकी वजह क्या है? तो कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, आपको मैंने यहाँ पे रोड्स लिखा है तो आप ठीक करना। कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स की ज़्यादा वजूहत क्या होते हैं? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग ड्राइविंग। आजकल ज़्यादातर तो ड्राइविंग के वक्त जो यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन होता है, तो यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन बिकम द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। या समटाइम्स फास्ट ड्राइविंग, जो हम फास्ट ड्राइविंग रूट ड्राइविंग करते हैं तो दैट इज इटसेल्फ कॉज ऑफ एक्सीडेंट। या इररेस्पॉन्सिबल ओवरटेकिंग, आज तो ओवरटेक, एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी का ओवरटेक करना, ये जो वो इररेस्पॉन्सिबल ओवरटेक से इसमें चीज़ों का ख्याल ना रखा जाता है, तो इट टू वर्क्स एज अ कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। या ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड ड्राइविंग, अल्कोहल शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना, ये तो आप कश्मीर के बाहर देख सकते हो, तो वहाँ पे मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स वहाँ पे यही रहता है। या यूज़ ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस ड्यूरिंग ड्राइविंग या बिफोर ड्राइविंग। टॉक्सिक सब्सटेंस में बी इन द फॉर्म ऑफ sometimes injections, or maybe in the form of tablets, या maybe in the form of any other inhaling substances, तो वो करके फिर गाड़ियाँ चलाना, ये भी एक कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट बनता है। या डिसोबीडेंस टू ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक सिग्नल्स की पूरी तरह से डिसोबीडेंस करना, तो ये भी कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। तो समटाइम्स यू विल बी आस्क्ड व्हाट आर द डिफरेंट कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। द फॉलोइंग आर सम डिफरेंट कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स: यूज ऑफ मोबाइल फोन ड्यूरिंग ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग, irresponsible overtaking, drinking alcohol and drinking driving, toxic substance in driving, सब disobedience to traffic rules and signals. Now अब फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं। फायर तो मैंने आपको अभी बोला, तो वी विल गो टू डिस्कस फॉर। अब तो फायर की मैंने 2 एग्जांपल्स दी थे। अब फॉरेस्ट फायर की आपको बताऊंगा व्हाट आर द डिफरेंट कॉज ऑफ फायर, फॉरेस्ट फायर, और हम फॉरेस्ट फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले फॉरेस्ट फायर की ये डेफिनेशन क्या है? बाय फॉरेस्ट फायर वी मीन ए फायर विच इफेक्ट्स लार्ज एरिया ड्यू टू बर्निंग ऑफ वेजिटेशन। जब एक लार्ज एरिया की वेजिटेशन बर्न हो जाए तो उसे हम कहते हैं इट इज़ फॉरेस्ट फायर। और फॉरेस्ट फायर के कॉजेज़ क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि जो भी इलेक्ट्रो वायरस फॉरेस्ट से लिए जाते हैं तो उनमें जब शॉर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स हो जाते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट्स हो जाते हैं, तो उनसे जंगलों में आग लगती है। फायर टू प्रोड्यूस कोल, जंगलों में कोल प्रोड्यूस करने के लिए जो फॉरेस्ट को जलाया जाता है, दैट टू वर्क एज ए कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर। या फायर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड, कभी कभार शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, एक बहुत बड़े इलाके को आग लगाते हैं ताकि वहाँ की जो भी दरख्त वेजिटेशन है वो जल के राख हो जाए, उसके बाद उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर। या इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो लाइटनिंग इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर? तो वी हैव टू डिस्करेज इररेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फायर इन फॉरेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग कोल। जो हम ये इररेस्पॉन्सिबल यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट फायर को ताकि कोल प्रोड्यूस किया जाए, तो इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वायर शुड केप्ट अवे फ्रॉम फॉरेस्ट, हमें इलेक्ट्रिक वायर्स को काफ़ी दूर रखना होगा फॉरेस्ट से कम कोशिश करनी चाहिए कि फॉरेस्ट के बाहर से हम इलेक्ट्रिक वायर्स को लेके कहीं और जहाँ पे भी हमें कनेक्टिविटी करना हो तो वहाँ से कनेक्टिविटी करें। शिफ्टिंग कल्टिवेशन शुड बी कम्प्लीटली बैन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन के ऊपर कम्प्लीटली बैन होनी चाहिए, ताकि या ट्राइबल्स को कोई और अल्टरनेटिव देना चाहिए ताकि वो फॉरेस्ट के ऊपर फायर लगा के शिफ्टिंग कल्टिवेशन को और ज़्यादा इनक्रेज ना करे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज व्हेन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनवायरमेंट इज डिस्ट्रॉयड और डिग्रेडेड, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? बाय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन we mean the adverse impact on both quality as well as quantity of environment is called environmental degradation. Environmental degradation is air pollution, it is water pollution, it is soil pollution, sometimes it is noise pollution. All these pollutions, when we it is other these chemical related issues या other industrial related issues, तो इन सारों को हम मिला कर कहते हैं दिस इज व्हाट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के क्या कॉज होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? तो डिफरेंट कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आप याद रखना। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉजेज ये भी हो सकता है कि हम डिफॉरेस्टेशन, रैपिड डिफॉरेस्टेशन इज अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। या इसी तरह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह होती है डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट्स इनटू सॉइल, जो हम डंप करते हैं जैसे पॉलीथीन्स बाकी चीज़ें सॉइल में, तो दैट इज़। या थ्रोइंग ऑफ पॉलीथीन्स एंड अदर सॉइल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, जो हम लगाते हैं उनको वाटर बॉडीज़ में, तो दैट इज़ अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसी तरह से यूज़ ऑफ मोर टॉक्सिक गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, तो इन गैस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना या इन गैस को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना, ये भी कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। या कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हम बता सकते हैं
कि जो भी हमारी ये एक्सेसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, इसकी वजह से भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाती है। तो अब आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि हम किन मेजर्स को लेकर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने के लिए हमें वी हैव टू एनकरेज एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन ये हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें रिसाइकलिंग, वी हैव टू एनकरेज रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रोसेस जो होते हैं, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज प्रोसेस ऑफ दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स, चाहे टिन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे पॉलीथीन हो या बाकी चीज़ें, तो इनको ये चीज़ करना चाहिए, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। तो उससे भी हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। या हमें वाटर बॉडीज़ को क्लीन रखना चाहिए। वी हैव टू नॉट बिल्ड टॉयलेट्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, वी हैव टू नॉट थ्रो गार्बेज एंड अदर सॉलिड वेस्टेज इनटू वाटर बॉडीज़, तो उससे भी हम बचा सकते हैं। इवन वी हैव टू प्रोहिबिट आवर सेल्व्स नॉट टू डंप सॉलिड वेस्टेज इनटू सॉइल, तो उससे भी हम बचा सकते हैं एनवायरनमेंट को। या हमें क्या करना चाहिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमें वी हैव टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ टॉक्सिक गैसेज, या वी हैव टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ मीथेन, वी हैव टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, उससे भी हम बचा सकते हैं एनवायरनमेंट को। इवन एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बचाने के लिए वी हैव टू डिस्करेज द टेस्टिंग ऑफ द वेपन्स। कंट्रीज़ को जो वेपन्स टेस्टिंग होती है, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, या कभी कभार वाटर बॉडीज़ में जो टेस्टिंग की जाती है वेपन्स की, तो वो भी, उस पर भी क्या करना चाहिए, उस पर भी बैन लगनी चाहिए, उसको भी प्रोहिबिट करना चाहिए, तो उससे भी हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। इस तरह से ये जो चैप्टर था, बड़ा ही छोटा चैप्टर है, बड़ा ही छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किए वो सारे एलिमेंट्स रिगार्डिंग टू मैन मेड डिज़ास्टर्स। होप आप लोग इसको अंडरस्टैंड करोगे। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी टॉपिक रहेगा, तो आप मुझे इसी यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूँ। थैंक्स।